प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज हम जिस मामले पर बात करने जा रहे हैं ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये आने वाले कल हमारे मुस्तकबिल की खामोशी तबाही का ऐलान है। वजारत सेहत पाकिस्तान और यूनिसेफ की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट ने एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसने हर साहिब औलाद के दिल में खौफ भर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों इस्लामाबाद, हरीपुर, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी में 2000 से ज्यादा बच्चों के खून के नमूने लिए गए और नतीजा बहुत खौफनाक आया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल के हर 10 में से 4 बच्चों के खून में सीसा पाया गया, यानी 40% बच्चे जहरीले अंसर का शिकार हैं। सबसे खतरनाक सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर खसूसन खत्तार में सामने आई, जहां 88% बच्चों के खून में सीसे की बुलंद मिकदार रिकॉर्ड की गई। इसके मुकाबले में इस्लामाबाद में शरह सिर्फ 1% रही। लेकिन सवाल यह है कि बाकी शहरों के सनती इलाकों में यह खामोश जहर कहां से फैल रहा है। माहिरीन के मुताबिक सीसा इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल होता है। आलूदा हवा, खास तौर पर फैक्ट्रियों और बैटरी रिसाइकलिंग यूनिट से निकलने वाला धुआं, पुराने घरों का सीसे वाला पेंट, आलूदा पानी, हत्ता के कुछ मसाला जात और रिवायती कॉस्मेटिक्स भी इस जहर का जरिया बन सकती है। बच्चे चूंकि मट्टी आलूदा अशिया को मुंह में डाल लेते हैं, इसलिए वो बड़ों के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा सीसा जज्ब करते हैं और जब यह सीसा खून में शामिल हो जाए तो इसके असरात तबाहकुन होते हैं। दिमागी नशोनुमा मुतासिर होती है, जहानत में कमी होती है और यादाश्त की कमजोरी का मसला बन जाता है। रवैयों में बिगाड़ पैदा होता है, हत्ता कि कुव्वत मुदाफत भी कमजोर पड़ जाती है। सबसे खौफनाक हकीकत यह है कि इसकी कोई महफूज हद नहीं और इसके असरात अक्सर मुस्तकिल होते हैं, यानी एक बार नुकसान हुआ तो फिर वापसी मुमकिन नहीं। आलमी अंदाजे तो इससे भी ज्यादा हौलनाक तस्वीर पेश करते हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान में 80% तक बच्चे सीसे की आलूदगी से मुतासर हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को खामोशी से इस जहर के साथ मुतासर होता देखते रहेंगे? क्या सनती आलूदगी पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदाम किए जाएंगे? क्या हमारे घरों, बाजारों और फैक्ट्रियों में मौजूद ये जहरीला खतरा कभी खत्म होगा या फिर आने वाली नस्लें भी इसी अंधेरे का शिकार रहेंगी? इसी से बचाव कैसे मुमकिन है और इस खामोश जहर की मौजूदगी का पता कैसे चलेगा? इसी तमाम तस्वीरों पर बात करने के लिए साइंटिस्ट, डायरेक्टर लेबॉर्ट्री साइंसेज और डॉक्टर गजाला हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गजाला आपके वक्त का। डॉक्टर गजाला, सबसे पहले तो ये जो लेड है जिसे सीसा कहा जाता है, इसकी अलामात क्या हैं और ये किन लोगों को सबसे ज़्यादा मुतासर करता है और कैसे पता लगता है कि किसी शख्स को उसके खून में या उसके जिस्म में सीसे की मिकदार कितनी है? ये आजकल जो यूनिसेफ की रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके मुताबिक तो ये बच्चों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, कोयटा और पेशावर के, और उसमें 4/10 का रेशो आया है। और उन बच्चों में ये इसको मेटल की एक फॉर्म है जो कि बच्चों में पाई जाती है। और हमारे कंटेमिनेटेड एरियाज में या इंडस्ट्रियल एरियाज में, जो रूरल एरियाज में आबादी में वो लोग रहते हैं, उनको कंटेमिनेशन होती है लेड की। और ये लेड की कंटेमिनेशन है, एक मेटल है जिसको ये कहा जाता है, ये सीसा पाया गया। और बच्चों में क्यों पाया गया है, बाकी बड़ों में क्यों नहीं पाया गया? क्योंकि बच्चों में एब्जॉर्प्शन का रेट 5 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अडल्ट्स, इसलिए बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। और ये सब वो लोग जो कि वो चीज़ें यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉइल में रहते हैं, उस तरह भी कंटेमिनेटेड वाटर है। और जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया से उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, चाहे वो धुएं की शक्ल में है, चाहे वो लिक्विड वेस्ट बाहर आ रहा है, तो वो लोग वो एब्जॉर्ब करते हैं। और वो प्रेग्नेंट फीमेल जो वो एब्जॉर्ब करती हैं, वो अपने बच्चों को पास ऑन करती हैं। तो ये एनालिटिकल टेस्ट होते हैं इसके कुछ लैब में, जिसमें ये मेटल डायग्नोज किया जाता है। और वो सिर्फ ब्लड की टेस्ट नहीं होती, उसमें ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, उनके बच्चों के नेल्स हैं और हेयर से भी ये टेस्ट होता है। तो उनमें ये लेड पाया जाता है। और ज़रूरी है कि बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं या रूरल एरिया के बच्चे जो पुअर वो एरियाज में रहते हैं या पुअर उनके पेरेंट्स हैं, उनमें ये जो चूंकि वो मिट्टी में खेलते हैं और ऐसी जगहों पे रहते हैं, मिट्टी के टॉयज यूज करते हैं, वो सब मेटल को एब्जॉर्ब करते हैं और 5 टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उनमें पाया जाता है। और ये सिर्फ वो ही नहीं है, ये उनकी मेंटल ग्रोथ पे अफेक्ट करता है, उनकी फिजिकल ग्रोथ पे अफेक्ट करता है, उनकी मेंटल में उनकी IQ लेवल कम हो जाता है और उनकी मेमोरी कम हो जाती है, और उसके बाद उनकी ग्रोथ स्टंटिंग होती है। और वो सब ये उसके अर्ली सिम्टम्स हैं जो कि उनमें पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि फुल
मेडिकल कवरेज नहीं है तो प्रेग्नेंट फीमेल अपने वो सारे टेस्ट अर्ली, मिड टर्म और आफ्टर टर्म नहीं करवाती, इसलिए वो फिर अपने बच्चों को भी ये सब कंटेमिनेटेड मेटल्स की फॉर्म में पास ऑन करती है। अच्छा, अगला सवाल डॉक्टर साहब ये है कि क्या इसके असरात फौरी तौर पर जाहिर हो जाते हैं अगर ये किसी शख्स में है, और फिर इसके इलाज के लिए क्या तदबीर अपनाई जाती है? इसका फौरी तौर पर तो नहीं, कुछ टाइम तो लगता है, कुछ वीक, कुछ मंथ्स लगते हैं उसको इनकॉर्पोरेट होने में, उनकी ग्रोथ पे अफेक्ट करने में। तो उसका यही तरीका है कि उसके लिवर को डिटॉक्सिफाई किया जाए, उसके किडनीज को, गुर्दों को, जिगर को, और उन सब तरीकों से जब वो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेटल उनकी बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेटल की फॉर्म है ना सीसा। और उसमें यही है कि उनको फाइबर फूड दिया जाए और साफ पानी, जो कि मोटो है सबका कि साफ पानी मुयस्सर हो हर शख्स को, हर शहरी को, और ये उसका प्राइमरी प्रिविलेज है कि हम उसको साफ पानी मुहैया करें। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स को हैंडशेक करना पड़ेगा टू मेक द पाकिस्तान फ्री ऑफ लेड, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। अगर हम अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस कंटेमिनेशन से सेव करना चाहते हैं, ताकि हम उनकी मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ पे कोई इफेक्ट ना आने पाए। और इसमें जो आलमी अंदाजे हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि तकरीबन 80% के करीब बच्चे इसमें मुतासिर हो सकते हैं। क्या ये अंदाजा आपको लगता है कि दुरुस्त है? जी, 80% से ज्यादा मिकदार जो है वो उन बच्चों में पाई गई है जो कि हरीपुर में थे, शायद हरीपुर में, हाँ जी, और हत्तार के करीब जो कि उनका एरिया है वहां पे पाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि इनको चाहिए कि सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसकी एनवायरनमेंट के सारे सैंपल्स, नमूने लें और उनके टेस्ट करें और देखें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और वहाँ पे जो शहरी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं वहाँ से उनको हटाया जाए, उनको एक सेफ और साफ जगह रहने के लिए दी जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो फैक्ट्रीज रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं होनी चाहिए। और ये किस किस्म की फैक्ट्रीज हैं? जैसे ये बताया जाता है कि बैटरी रिसाइकलिंग है या पेंट है, इसके अलावा और कौन सी फैक्ट्रीज हैं जहां से ये फिर शहरी आबादी को या बच्चों को मुतासिर करता है? ये बैटरीज हैं, पेंट्स हैं, और जहाँ पे ये ओल्ड मेकअप की चीजें और ये इस्तेमाल होता है। एक छोटी सी चीज है कि बच्चा जब पैदा होता है तो गाँव के लोग उसकी आंखों में सुरमा जरूर डालते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये भी एक मेटल होगी और हो सकता है ये भी कंटेमिनेटेड हो, ये कोई क्लीन नीट तो नहीं होगा, तो वो उससे भी वो उनकी आंखों में वो एक तरह का लेड पहुंचा रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गजाला हमारे साथ मौजूद थी और इस मामले के हवाले से जो मेडिकल राय है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रही थी। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आलमी इदारा मौसमियात ने 2026 के वज़ से एल नैनो के ताकतवर आगाज़ की वार्निंग जारी कर दी है और पाकिस्तान के हवाले से वार्निंग ये है कि इसके असरात पाकिस्तान तक पहुंचने वाले हैं। एल नैनो दरअसल बहरा काहिल के पानियों के गैर मामूली गर्म होने का नाम है, मगर इसकी हरारत सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं रहती, ये दुनिया भर के मौसमों को हिलाकर रख देती है। माहिरीन के मुताबिक इस बार एल नैनो के नतीजे में पाकिस्तान में शदीद गर्मी, हीट वेव्स और बारिशों के गैर मुतवाज़न निज़ाम का खतरा बढ़ गया है। खासतौर पर जनूबी पंजाब, सिंध और बड़े शहरी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा हो सकता है। हैरानकुन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का आलमी कार्बन इखराज में हिस्सा 1% से भी कम है, मगर इसके बावजूद हम मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में टॉप 10 में शामिल हैं। यानी जो आलूदगी हमने पैदा नहीं की उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि एल नैनो जैसे अवामिल हमारे लिए सिर्फ एक मौसमी तब्दीली नहीं बल्कि एक बड़े खतरे का पेशखैमा बन सकते हैं और इसके असरात दिखाई भी देने लगे हैं। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। पीडीएमए और महकमा मौसमियात ने ग्लेशियर फटने, शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। 3 मई से एक मगरबी लहर के दाखिल होने की पेशगोई की गई है, जिसके नतीजे में आंधी, गरज चमक और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खास तौर पर खतरे की जद में हैं। दर्जा हरारत में अचानक इजाफे के बाद ग्लेशियर्स तेजी से पिघल सकते हैं, जिससे ग्लेशियर लेकआउट, बर्स्ट या फ्लड यानी अचानक झीलों के फटने का खतरा बढ़ जाता है और यही लम्हा तबाही की इब्तदा साबित हो सकता है। खतरात के पेश नज़र हुक्काम ने हिदायत की है कि शहरी नदी नालों और दरियाओं के करीब जाने से गुरेज करें। पानी के रंग में तब्दीली या गैर मामूली आवाज़ों की सूरत में फौरी महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएं। मवेशियों और कीमती अशिया को बुलंद जगहों पर मुंतकिल करने और मकामी डिजास्टर कमेटियों से राब्ते में रहने की ताकीद की गई है। इदारे 24 घंटे अलर्ट हैं, मगर सवाल यह है क्या हमारी तैयारी भी
इसी सतह की है या नहीं? क्या मौसमियाती जंग के लिए तैयार हैं या फिर 1% कार्बन अखराज वाला मुल्क बार बार की तबाही सहता रहेगा? अब नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अफजाल, डीजी पीएमडी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त मौसम में क्या तब्दीली आ रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो हालिया अलर्ट जारी किया गया है ये किस तरह मुतासर कर सकता है और ये किन किन इलाकों को जो है मुतासर कर सकता है? वो जहाँ तक ताल्लुक है आप एडवाइजरी का, तो वो हमने इशू की है और 3 तारीख से 5 तारीख तक ये वैलिड होगी। और ये मौसम का जो सिलसिला है, मगरबी हवाओं का सिलसिला, ये 5 तारीख तक चलता रहेगा। अभी से कुछ इलाकों में जैसे लोअर केपी है, इस्लामाबाद, पंजाब, इन इलाकों में अभी से बारिशें और तेज़ बारिशें और झक्कड़, तेज़ हवाएं और गरज चमक शुरू हो चुकी है। और यही सिलसिला जो है फिर अपर केपी को हिट करता हुआ गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होगा और गिलगित बल्तिस्तान से फिर ये कश्मीर को टच करता हुआ आगे निकलेगा। तो गिलगित बल्तिस्तान और अपर केपी यहाँ पे 3 से 5 तक का हमने अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसमें कि बारिशें हो सकती हैं। और बिकॉज ऑलरेडी इस स्पेल से पहले टेम्परेचर काफ़ी राइज हो गया था, तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से वहाँ पे मेल्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है। फिर जब लिक्विड वाटर उन ग्लेशियर्स पर या उन झीलों के ऊपर पड़ती है, तो जो ग्लेशियर्स की डैमिंग है वो कमज़ोर पड़ जाती है और उससे फटने का खतरा होता है। इसी खतरे के पेश नज़र हमने अलर्ट जारी किया है और GPDMA और KP PDMA को और अदर बाकी जो हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन सबको हमने खबरदार कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ग्लेशियर्स की सूरत हाल इस वक्त है क्या? जो खतरात बताए जाते हैं कि ये ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं और उसके असरात भी फिर मुल्क भर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है और इस साल ये सूरत हाल पिछले साल की निस्बत किस कदर बदतर नज़र आ रही है? जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि एल नीनो डेवलप हो रहा है बहरुल काहिल में, तो एल नीनो डेवलप होने की वजह से ये वाकई मौसमों के ऊपर असरअंदाज होता है। और जो हमारी स्पेशली मानसून है वो आमतौर पे एल नीनो की मौजूदगी में सप्रेस हो जाती है। मतलब ये कि कम बारिशें होती हैं। तो कम बारिशें और मोर हीट की वजह से जाहिर है कि इस साल हम मेल्टिंग को ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और ख़ासतौर पे आप कह लें कि चित्राल साइड और उसके एडजेसेंट GP साइड, वहाँ पे बारिशें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होंगी वो टच करेंगी। थोड़ा सा ये डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि उधर जो है ना वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सारा साल उसको टच करती रहती हैं। अगरचे वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी मॉइस्चर कंसंट्रेशन की वजह से उस साइड पे बारिशें वगैरह हो जाती हैं। तो हीट प्लस मॉइस्चर जो है वो फिर उसको मेल्टिंग रेट को ज़्यादा कर देता है। और डॉक्टर साहब, ये दुरानिया कितना बताया जा रहा है, ये जो वेव आ रही है इसका? ये जो अभी वेदर डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, ये 3 मई से 5 मई तक होगी, उसके बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और इस बार जो मानसून के अंदर सूरत हाल होगी उसके हवाले से क्या पेशन गोई की गई है? और फिर ये जो वेव है 3 से 5 तक, ये कौन कौन से इलाकों को और किस हद तक जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है या मुतासिर कर सकती है? जी, ये वेव जो है जैसे मैंने बताया कि अपर केपी और अपर एंड लोअर केपी और इसके अलावा नॉर्दर्न पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, जिसमें कि कश्मीर नीलम वैली और बाग और भिम्बर और यहाँ तक इसकी अप्रोच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुख्तसरन जान सकूं कि क्या जिन इलाकों का आपने ये अलर्ट जारी किया यहाँ से इवैक्यूएशन भी करना जरूरी है? इवैक्यूएशन का डिसीजन जो है वो अभी क्योंकि हम 24/7 इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो इवैक्यूएशन वगैरह जो है उस वक्त की जाती है जब हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं या थ्रेशोल्ड्स मीट हो जाती हैं टेम्परेचर की, और जो फ्लो हो रहा है नदी नालों के अंदर, अगर नदी नालों के अंदर फ्लो अचानक बढ़ जाए और पानी का रंग भी तब्दील हो रहा हो, तो फिर हम उस सूरत में इवैक्यूएशन जो वहाँ की जो मकामी लोग हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो फिर इंश्योर करती हैं कि वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। ठीक है, इस हवाले से अभी मुसलसल मज़ीद भी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अफजाल हमारे साथ मौजूद है, DG PMD, इस तमाम सूरत हाल के हवाले से जो है वो आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मशरिक़ वुस्ता का खित्ता नाजुक मोड़ पर खड़ा है। पाकिस्तान की कोशिशों से जहां जंग की घनघरश थम गई और जंगबंदी अब तक कायम है, मगर फरीकैन फिर भी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं दिखते। अब अमरीकी मीडिया की तरफ से यह दावा सामने आया है कि ईरान ने गैर मामूली पेशकश करते हुए पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। अगर यह सच है तो यह अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। ईरान के हवाले से अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगर अमरीका ईरानी तजावीज़ पर बात करना चाहता है तो ईरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या यह पेशकश अमन की जानिब कदम है या फिर किसी नई हिकमत अमली का हिस्सा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका तक नई तजावीज़ पहुंचाई, जिनमें आबनाए हरमज़ को खोलने, अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने और खित्ते में कशीदगी कम करने की बात की गई है। मगर इसके बदले ईरान ने वाज़ेह मुतालबा किया है कि अमरीका ना सिर्फ हमले रोके बल्कि बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करने की जमानत भी दे। अब एक और अहम मामला यहां पर जान लीजिएगा। चाइना के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उनकी जानिब से यह बयान सामने आया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा इस माह के अंदर करने जा रहे होंगे और तब अगर आबनाए हरमज़ पर मामला सेटल डाउन ना हुआ तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट मामला होगा, जिसमें दोनों ममालिक के अहम लीडर्स जो है इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब पहले जहां ईरान सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए था, अब इसमें नरमी दिखाई दे रही है और यही नरमी पाकिस्तान के सालसी के किरदार की अहमियत भी वाज़ेह करती है। लेकिन दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब के ज़ेली कमांडर्स खबरदार कर रहे हैं कि अमरीका से नया तसादुम किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। फौजी तैयारी मुकम्मल है और हर मुमकिन हमले का जवाब देने के लिए ईरान तैयार बैठा है। गोया एक ही वक्त में अमन की बात भी हो रही है और जंग की तैयारी भी है। इस बात को मजीद तक़वियत ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बयान से मिलती है, जिन्होंने वाज़ेह किया कि दुश्मन के खिलाफ सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि मुआशी जंग भी नागुज़ीर है। खुद इंसारी, मुज़ाहमत और दबाव का मुकाबला, ये वो नकात हैं जिनकी तरफ सुप्रीम लीडर ने तवज्जो दिलाई है। ये नकात जाहिर करते हैं कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। उधर अमरीका क्या सोच रहा है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कांग्रेस को खत लिखकर दावा करते हैं कि ईरान के साथ कशीदगी खत्म हो चुकी है, मगर दूसरी तरफ खुद ये एतराफ़ भी करते हैं कि सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है और जंग दोबारा भड़क सकती है। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए ट्रंप कहते हैं कि अमरीका इस वक्त तक नहीं पीछे हटेगा जब तक अपने मकासद हासिल न कर ले और ईरान को एटमी हथियार बनाने से हर सूरत रोका जाएगा। ट्रंप का सबसे हैरानकुन बयान अमरीकी बैरिया के हवाले से सामने आया, जहां ट्रंप ने खुले अल्फाज में कहा कि अमरीकी नेवी ईरानी जहाज़ों को पकड़कर बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। तेल और कार्गो पर कब्जा एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। इसी दौरान अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में अपने इत्तेहादियों को असलहा फराहम करने की मंजूरी दे दी है, जिससे खित्ते में मजीद कशीदगी का खदशा पैदा हो गया है। जबकि अमरीकी अवाम की अगर बात करें तो उनकी अक्सरियत भी जंग के खिलाफ और सिफारती हल की हामी है। अमरीकी सदर ये दावा भी करते हैं कि ईरानी क़यादत में इख्तलाफात मौजूद हैं, मुख्तलिफ धड़े, मुख्तलिफ मुआहदे चाहते हैं और यही वजह है कि मुज़ाकरात सुस्त रवी का शिकार हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान अंदरूनी तौर पर मुनक़सिम है या ये अमरीका का सिफारती बयानिया है। इन तमाम हालात के दरमियान पाकिस्तान एक बार फिर उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है, जिसने पहले भी जंग रुकवाई और अब ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब इस बात का सबूत है कि इस्लामाबाद पर एतमाद किया जा रहा है। सदर ट्रंप भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन असल सवाल यह है, क्या यह एतमाद मुज़ाकरात की कामयाबी अब मुआहदे का सबब बनेगा? क्या अमरीका ईरान की शराइत मान लेगा? क्या ईरान अपने मौक़िफ़ में मज़ीद नरमी दिखाएगा? ये सबसे बड़े तसादुम से पहले की क्या खामोशी है? अभी नाज़रीन इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब और एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली सरवर नकवी साहब, अब क्योंकि ये मामला जिसके अंदर इस हफ्ते के अंदर ये भी बताया गया कि ईरान ने एक मुज़ाकरात के लिए कुछ और शराइत या सजेशंस जो है पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को भेजी, अमेरिका के रिस्पॉन्स भी हमने देख लिया। लेकिन आज जो चाइना के सफ़ीर हैं अमेरिका के अंदर, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आबनाए हरमज़ का मामला हल नहीं होता तो डोनाल्ड ट्रंप का जो चाइना का विजिट होगा उसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट यही मैटर डिस्कस होगा। अब आपको लगता है कि इसके अंदर और ममालिक के शामिल होने से एक पुख्तगी बढ़ रही है कि जो भी चीज़ डील पर तय होगी वो पायदार रहेगी और ज़्यादा देर तक रहेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि ट्रंप और अमरीकी इंतजामिया ज्यादती कर रही है कि उसने आबनाए हुर्मुज पे ब्लॉकेट कर रखा है, बिल्कुल बंद रखा हुआ है, जहाज़ों के आमद-ओ-रफ्त को रोका हुआ है। तो ये एक गैर मामूली सूरत है और ये बदलनी होगी। अब किस
शर्त पे या किन कंडीशंस पे बदलता है अमेरिकी निज़ाम, इसको ये देखना है। मैं समझता हूँ चाइना की विजिट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें वो वहाँ पे चाइनीज उसको कहेंगे, क्योंकि चाइनीज का अपना इंटरेस्ट बहुत है, उनका कौमी मफाद पूरी तरह मुतासिर हो रहा है। 80% उनको जो तेल जाता है ये मशरिक़ वस्ता से, वो आबना हुर्मुज के जरिए जाता है। तो चाइना का एक वाइटल इंटरेस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो इन्वॉल्व है, और वो अब इस पे एक्शन लेने जा रहा है, मतलब बात करने जा रहा है, और वो अमेरिका पे जोर देगा। अब देखिए अमेरिका उसको उस पे जो जोर देगा उसकी बहुत सी और कंसिडरेशंस हैं। यूएस चाइना, अमेरिका चाइना बाहमी ताल्लुकात की पूरा जो ढांचा है, उसमें एक छोटा सा मसला जो है वो अगर उस पे अमेरिका अड़ जाएगा तो बाकी ढांचा जो है वो कैसे तैयार होगा। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका को इस पे कुछ नरमी दिखानी होगी, लचक दिखानी होगी, और कुछ ये मसला हल की तरफ जाएगा। अच्छा, ये खालिद चिश्ती साहब, अब क्योंकि हमने जो ये कुछ देखा, जिस तरह अभी अली सरवर नकवी साहब भी बता रहे थे कि रीजनल पावर्स जो उसमें इंक्लूड हो रही हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक सिचुएशन मिडल ईस्ट के अंदर हमने डेवलप होती हुई देखी थी। अब वो मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन डेवलप हुई उसके ओपेक के जरिए या दीगर सऊदिया या यूएई के इकदाम के जरिए हमें नजर आ रहा है कि बहुत हद तक तब्दीली आ गई है, जिस पर बात होती रही, आप भी करते रहे। अब आपको लगता है कि जो यूएस की इन्वॉल्वमेंट या यहां पर मौजूदगी थी, जो अपनी फोर्सेस भी बढ़ा रहा है, अपनी नेवल कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, उसके अंदर भी तब्दीली हमें देखने को मिल सकती है मौजूदा दौर के अंदर? अब जो 28 फरवरी को अटैक हुआ था ना ज़ौक साहब, मैं अगले दिन से या उस दिन से जब चैनल कर रहा था, 29 दिन को मैंने एक गुजारिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो लगता है आज पूरी हुई है। मैंने उस वक्त ये कहा था कि जो इनका जो अटैक है वो फॉल्टी है, लीडरशिप को इन्होंने एलिमिनेट किया, वो नहीं करना चाहिए था। इन्होंने ईरानी लोगों से कहा कि वो हुकूमत टेक ओवर कर ले, वो नहीं होना चाहिए था। जंग में ये नहीं होता कि आप दुश्मन मुल्क के लोगों को कहें कि हुकूमत टेक ओवर कर लो और मेरी मदद करो, ऐसा नहीं होता। मैंने उसी दिन कहा था कि ये जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, ये फॉल्टी है। और मैंने उसी दिन गुजारिश की थी कि जब भी जंग बंद हुई, मुझे नहीं पता था कितने दिन चलनी है, तो मैंने ये कहा था कि एक मिलिटरीली, और वो जो मिथ या मान या जोम है, अमेरिका और इजराइल वो नहीं रहेंगे जो जंग से पहले थे, और ईरान वो नहीं रहेगा, पॉजिटिव सेंस में मैंने कहा था कि वो नहीं रहेगा जो आज है, वो स्ट्रांग हो जाएगा, अमेरिका और इजराइल कमजोर होंगे। आज 40 दिन बाद आप देख लें, वैसी ही बात नजर आ रही है कि ये वो अमेरिका नहीं है जो पिछले 60 साल पहले कह रहा था कि मैंने टेक ओवर करना है और मैंने सबक सिखा दूंगा मैं। तो आई थिंक चीजें बदल गई हैं, जस्ट बिकॉज मैंने अर्ज किया कि वो जंग सही मानों में प्लान नहीं की गई, सही फुटिंग में इसकी अनफोल्ड नहीं हुई, यानी ग्राउंड रियलिटीज को जो है वो नजरअंदाज किया गया। अब नकवी साहब, इस सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि ईरान के बयानिए के अंदर भी एक नरमी आई है? क्योंकि पहले उन्होंने एक बयान दिया कि न्यूक्लियर जो इनरिच यूरेनियम है वो हमारी जमीन की तरह में मुकद्दस है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि जो अब मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ भिजवाई गई, उसमें यही कहा गया कि पहले आप नाए हरमज को पहले फेज के अंदर बात कर लेते हैं, फिर न्यूक्लियर पर दूसरे फेज के अंदर बात कर लेते हैं। 2015 में न्यूक्लियर पर ऑलरेडी एक डील हो भी चुकी थी। तो आपको लगता है कि ईरान के इटसेल्फ इस रवैये के अंदर भी एक नरमी आई है इस सिचुएशन के अंदर जो सीज फायर कर रहा? देखिए, पहले ये बताऊं कि 2015 में डील हो गई थी, JCPOA साइन हुआ था। उसके बाद अभी हाल में ये जून 2025 में भी इनका इस पे एग्रीमेंट होने लगा था, जबकि ईरान के ऊपर अटैक हुआ है। उसके बाद 28 फरवरी को भी न्यू एटमी प्रोग्राम के ऊपर कुछ बातें तय हो गई थी और कोई एग्रीमेंट होने लगा था। उसके बाद भी उस वक्त भी उन्होंने हमला कर दिया। तो चूंकि ये बैकग्राउंड है, इसलिए मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर डील करना बहुत आसान होगा मुकाबलतन कंपेयर टू सम अदर प्रॉब्लम्स। अब ये जो न्यूक्लियर डील है, इसमें एनरिचमेंट का मसला है, अफजूदगी का, तो वो भी ईरान तैयार है काफ़ी हद तक अमरीकी मुतालबों को मानने पे। और
दूसरा मसला है कि एटमी प्रोग्राम हथियार न बनाए, असला बनाने की तरफ ना जाए, तो वो तो ईरान ने कहा हुआ है कि वो नहीं बनाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एटमी प्रोग्राम के बारे में मसला कोई नहीं होना चाहिए, और ये एक डूएबल जो होते हैं ना, चंद चीज़ें डूएबल होती हैं, चंद चीज़ें अनडूएबल होती हैं, तो ये किया जा सकता है। ये इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन रुकावट। लेकिन अब ट्रम्प साहब की सोच ये है कि आपने हुर्मुज़ पे सख्ती कायम रखो जब तक ईरान हमारे सारे शराइत न मान ले। एटमी प्रोग्राम के मद में तो वो गालिबन उनके शराइत मान लेगा। बस यानी आपको लगता है कि ये जो मामला है ये एक नॉन इशू को जरा ज्यादा हाईलाइट करके बना दिया गया, लेकिन ईरान ने उसके पैरेलल एक ऐसा इशू अपना हरमस का भी लाया जिस पर पहले बात होना अब ज्यादा जरूरी है, और न्यूक्लियर से ज्यादा ये इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी के हवाले से हम चाहते हैं कि जरा बात करें, क्योंकि अमेरिका इसको मुकम्मल जंगी तौर पर अब सामने ला रहा है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, इस पर बात करते हैं। टेक्नोलॉजी ने मैदान जंग का मंजरनामा ही बदल डाला है। अब जंगें सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि डाटा, एल्गोरिथम्स और मशीनों के अंदर नई सरहदें बनाई जा रही हैं। और इसी बदलती हुई दुनिया में पेंटागन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को भी एक नई सिमत में धकेल दिया है। ओपन AI, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सर्विसेज, एनवीडिया, स्पेसएक्स और रिफ्लेक्शन जैसे बड़े नाम अब बराह रास्त अमरीकी फौजी निज़ाम के हसास नेटवर्क्स का हिस्सा बन रहे हैं। ये सिर्फ मुआहदे नहीं बल्कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जंग, फैसला साजी और लॉजिस्टिक के पूरे निज़ाम को मसनूई जहानत के हवाले कर रहा है। पेंटागन का कहना है कि इसका मकसद जंग के हर शोबे में फैसलाकुन बरतरी बरकरार रखना है। AI अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि इम्पैक्ट लेवल 6 और 7 जैसे इंतहाई हसास नेटवर्क्स में दाखिल हो चुका है, जहां डाटा का तज्जिया, सूरत हाल की समझबूझ और फौरी फैसला साजी सब कुछ मशीनों की रफ्तार से हो रहा है। और इस रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि महकमे का ऑफिशियल AI प्लेटफॉर्म GenAI.mil पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों प्रॉम्प्ट्स प्रोसेस किए जा रहे हैं और लाखों खुदकार एजेंट्स तैनात किए गए। इस टेक्नोलॉजी से बाज कामों की रफ्तार महीनों से कम होकर चंद दिन रह गई है। इससे कबल गूगल ने पेंटागन के साथ एक नया मुआहदा किया, जिसके तहत उसके मसनूई जहानत AI मॉडल्स को खुफिया और हसास सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये बात द इंफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट में बताई गई है, और अगर इस पूरी तस्वीर को वसी किया जाए तो पता चलता है कि यह सिर्फ सॉफ्टवेयर तक महदूद नहीं। अमरीकी महकमा दिफा ने खुद मुख्तार हथियारों के लिए $54 अरब का बजट मांगा है। नाज़रीन, डेली मेल की खबर के मुताबिक अमेरिका अब ऐसी जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसी दौरान फौजियों और मशीनों को आपस में इसमें जोड़ने की अमेरिकी कोशिश की तफसीलात भी सामने आ गई। ये इंकशाफ इस वक्त सामने आया जब अमेरिका ने तस्दीक की कि उसने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए खुफिया ऑपरेशन में मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी जैसे स्विंग हथियारों, आवाज़ की लहरों वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप भी अपने बयान में कह चुके हैं कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में कोई और नहीं जानता, और मैं समझता हूं कि इस बारे में ज़्यादा बात करना शायद अच्छा नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ हैरत अंगेज हथियार हैं। अब पेंटागन 2026 तक हज़ारों की तादाद में निस्बतन सस्ते, काबिल इस्तेमाल और मसनूई जहानत से लैस खुद मुख्तार गाड़ियाँ मैदान में लाने का इरादा रखता है। ये मनसूबा इस बात को जाहिर करता है कि AI इनकलाबी जंग लड़ने के तरीके को किस तरह बदल सकता है, और इसके लिए पेंटागन को टेक्नोलॉजी और अफरादी कुव्वत के बड़े चैलेंजेस का सामना है। टेक्नोलॉजी अब ज़मीन तक महदूद नहीं रही, खला में भी जंग की नई परतें खुल रही हैं। माशीना जैसे सिस्टम्स 40,000 से ज़्यादा अशिया को खुदकार तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि सैटेलाइट्स और आलमी टेलीस्कोप नेटवर्क हर लम्हा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मुमकिन खतरात पहले ही शनाख्त किए जा सकें। फैसला साजी अब सिर्फ इंसान की नहीं रही, बल्कि इंसान और मशीन के दरमियान तकसीम हो चुकी है। इसराइल पर इल्ज़ाम है कि उसने गजा पर हमलों के दौरान AI या मसनूई जहानत को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और कई रिपोर्टों में गजा जंग के इब्तदाई दौर में एकदम बड़े पैमाने पर होने वाली हलाकतों का जिम्मेदार भी AI की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किए गए, और इन हमलों को ठहराया गया। यूक्रेन रूस जंग में भी यूक्रेन AI रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन इंसानी फौजियों की जगह मशीनों को मैदान जंग में भेज रहा है, क्योंकि रोबोट्स का खून नहीं बहता। ये पूरी तस्वीर एक ही सिमत इशारा कर रही है,
जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही बल्कि जहानत की दौड़ बन चुकी है। और इस दौड़ में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन जीतेगा। सवाल यह है, जब फैसले इंसान के हाथ से निकलकर मशीन के हाथ में चले जाएं तो जिम्मेदारी किसकी रह जाती है। इसी तमाम सवाल पर बात करने के लिए एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, एक तो ये जो वॉरफेयर के तरीकाकार हैं अब किस हद तक और कितनी तेजी से तब्दील हो रहे हैं, जैसे मैंने मेंशन भी कर चुका और हमने देखा भी गजा के अंदर एआई टूल्स के जरिए या एआई हथियारों के जरिए उनको वहां पर उनका तजर्बा किया गया और लोगों को निशाना बनाया गया। सो ये जो एआई है ये किस हद तक अब मॉडर्न वॉरफेयर को तब्दील कर देगी? देखिए, ट्रेडिशनली जंगें लड़ी जाती थी मिलिट्री हार्डवेयर से, यानी बुलेट्स है, वेपन्स है, एक्सप्लोसिव्स है, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। अब मसला ये आ गया है कि उसके लिए आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री चाहिए। एक फाइटर जहाज के लिए, सबमरीन के लिए आपको कोई टैंक बनाना है तो बड़ा हार्डवेयर चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव है, वेपन्स भी बहुत एक्सपेंसिव है। अब न्यू फाउंड एक रियलिटी दुनिया में ये आई है कि आप जहन को इस्तेमाल करते हुए मशीनों को या रोबोट्स को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी कमांड दें और दुश्मन के बारे में ना सिर्फ अपडेटेड आप करें, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन उस पर हार्डवेयर और ब्रेन्स के ऊपर अमल दरामद करते हुए आई थिंक अब डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। अब इंसानों पे उतनी डिपेंडेंट रही जाएगी, जितनी एक्यूरेट आप इनपुट देंगे उतना ही एक्यूरेट आपको जवाब मिलेगा। अमेरिका का नो डाउट अभी भी बहुत बड़ा एडवांटेज है मिलिट्री हार्डवेयर्स का, जैसे फाइटर्स हैं, सबमरीन्स हैं और बहुत सारे अपने। लेकिन अब चाइना और बहुत सारे मुल्क थर्ड वर्ल्ड के, जिसमें जाहिर है ब्रेन इंटेलिजेंस शामिल है, उस पर काम करना शुरू हो गए हैं, जिसके लिए जाहिर है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं चाहिए, आपको सेटअप नहीं चाहिए, जिसकी रोशनी में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंपॉर्टेंस गेन करती जा रही है कि अब कंट्रीब्यूट करेगी आपकी डिसीजन मेकिंग को, अर्ली इंफॉर्मेशन के ऊपर, डिसीजन को, मैपिंग को, जंग के बाद होने वाले नुकसानात को, उनकी प्लॉटिंग को, एनालिसिस को। तो आई थिंक एक न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर आ गई है जिसके अंदर जिसके पास ज्यादा इनपुट हो, जिसके पास डिसीजन मेकिंग चाहे वो मशीनों से करे चाहे वो इंसान करे, जिसके पास एडवांटेज ज्यादा होगी उसको बहुत बड़ा एज हो जाएगा ये आने वाला। लेकिन चिश्ती साहब, ये कहा जा रहा है कि कानूनी ऑपरेशनल इस्तेमाल के लिए अब एआई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर जो वो एक्यूरेसी है कि किस टारगेट को निशाना बनाना या उस टारगेट को किस तरह अचीव करना और जो गलती की गुंजाइश है उसको किस तरह ये बेहतर किया जा सकता है इसमें? देखिए, ये बुनियादी तौर पर अमेरिका का जो मैंने जैसे अर्ज किया कि उसके पास हार्डवेयर और इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा है। जिस चीज़ों में दुनिया आगे निकल गई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उनको जाहिर है नई नई इनपुट जितनी आती जा रही है, तो अमेरिका इसलिए रीच आउट कर रहा है कि उसकी वो जो मोनोपोलाइजेशन थी पहले मिलिट्री हार्डवेयर की और कंपोनेंट बनाने की, वो जाहिर है उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन जो इंसानी दिमाग जहां तक सोच सकता है, जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप इनपुट ले सकते हैं, जितनी प्लॉटिंग दुश्मन के बारे में कर सकते हैं, जितना रीड कर सकते हैं दुश्मन को, आई थिंक आने वाली जंगें तो उस तरह लड़ी जानी है। तो अमेरिका ने ये रियलाइज किया है कि पूरी दुनिया में जो ऑब्वियसली काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे मुल्क कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, तो ये आउटसोर्स करने का वो है। अब आने वाले वक्तों में जैसे अभी भी आपने देखा जिनका जिक्र कर रहे थे, रूस और यूक्रेन के दरमियान इस्तेमाल हुई है, और आने वाली तमाम की तमाम जंगें स्टील वर्सेस स्टील, टैंक वर्सेस टैंक और जेट वर्सेस जेट नहीं होंगी। ये बेहतर डिसीजन मेकिंग होगी, किसके पास इनपुट टाइमली आती है, किसके पास एरर फ्री डाटा आता है। तो आई थिंक जंगें जो नक्शा बदलेंगी वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बदलेंगी आने वाले। लेकिन चिश्ती साहब, इस सूरत हाल के अंदर जब भी कोई नया वेपन आता है या कोई टेक्नोलॉजी जो कि वॉर में इस्तेमाल हो सकती है, उसके लिए फिर नई ट्रीटीज भी साइन की जाती हैं कि उसकी हदूद क्या होंगी, इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा, किस लिए किया जाएगा। सो आपको लगता है कि इस चीज की भी जरूरत है कि एक फिर नया कानून भी डिसाइड कर लिया जाए, एक नई ट्रीटी भी कर ली जाए, ये नया जो वॉरफेयर इसके हवाले से, और फिर पाकिस्तान इसमें कहां पर खड़ा है? देखिए, इसमें ट्रीटी की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं भी सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, इनपुट भी मौजूद हैं, डाटा भी बहुत ज्यादा मौजूद है, तो एग्रीमेंट नहीं होगी। बहुत ज्यादा यहाँ पे आजकल कंपनियां भी काम कर रही हैं जो एआई बेस्ड कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एज अ टूल नहीं यूज कर रही, वो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, ऐसी अपग्रेडेशन आ गई हैं, मॉडर्नाइजेशन आ गई हैं। तो आई थिंक फॉर्मल दुनिया के अंदर मिलिट्री जिस तरह पहले हुआ करता था कि फलां मुल्क के लिए फलां से जहाज लेने हैं, इसी तरह कंपनियां डील करेंगी। दुनिया में इस वक्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां, जिसमें चाइना भी बहुत आगे है, वो आगे आ रही हैं। वो अपने अपने सॉफ्टवेयर बेचेंगी, वो अपना अपना डाटा आपको पेश करेंगी। इंडिविजुअल मुल्क हो या कोई मिलिट्री बनाने वाली, हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी हो, या कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी, वो हायर किया करेंगी इस तरह की कंपनीज को। फॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपने जहाजों ने या जेट्स ने या सबमरीन ने एक जगह से दूसरी तरफ मुंतकिल नहीं होना। ये मोस्टली डाटा होगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, और जैसे मैंने कहा
मोस्टली इंटेंजिबल होगा जिसको नापा नहीं जा सकता। और चिश्ती साहब, हमारे नाज़रीन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको ज़रा अगर इस तरह इजी करके कहें कि जिस तरह हम ये देख चुके हैं कि ड्रोन्स के ज़रिए लोगों की निशानदही की जाती है, उसको एक आर्टिफिशियल डाटा AI के ज़रिए एक डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है और वो खुदकार तरीके से अमल करते हुए किसी को भी निशाना बना लेता है। तो ये वॉरफेयर उसी किस्म का होगा जिसको एक डाटा फराहम कर दिया जाएगा और फिर वो खुद ये तय करेगा कि जहां पर उसको जो कमांड दी हुई है उसके मुताबिक वो अटैक कर देगा, या जो भी उसको कमांड दी गई है उसके मुताबिक वो हल निकालेगा उसका। ये ऑलरेडी हो रहा है जी, ये होगा नहीं। इस वक्त ये दुनिया में टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आप एक प्लॉटिंग और फीडबैक दे देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। जितनी ज्यादा एक्यूरेट आप इनपुट देंगे, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे कोई एयरबेस हो, जितनी ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी आप देंगे, वेपन्स उतना ही ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो कोरिलेट कर लेता है। जो पिक्चर उसको प्री फीड की जाती है और जो ऑन ग्राउंड रियल होती है, जितनी वो एक्यूरेसी से मैच करता है उतना ही एक्यूरेट हमला हुआ करेगा। और हो भी रहे हैं इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मैपिंग की जा रही है, इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है इसी तरीके से। और जैसे मैंने अर्ज किया कि इवन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज तमाम की तमाम, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल एजेंसीज हैं मुख्तलिफ जो फॉलो करती हैं, सैटेलाइट्स आ गए हैं जिनके थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा भी ये मैपिंग हो रही है। तो आई थिंक हर तरह का डाटा जब आप एक इनपुट दे देंगे एक ड्रोन को, एक मिसाइल को, तो वो उतना ही ज्यादा होम ऑन करेगा। ये लेजर डेजिग्नेशन टाइप होगी, यानी उसको डाटा कोरिलेट करते वो यानी वो होगा फिर भी ह्यूमन कंट्रोल, लेकिन ये होगा कि उसके अंदर उसकी पेस बढ़ जाएगी और उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।